नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो हैं वो नोएडा पहुंचे हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि नोएडा पहुंचने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का जोरदार स्वागत किया गया और पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने फूल मालाएं पहनाकर और ढोल नगाड़ों की गूंज और जोरदार नारों के साथ उनका अभिनंदन किया। और इस दौरान नोएडा में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह और जोश भी देखने को मिला और हर कोई अपने नेता की बस एक झलक पाने को आतुर भी नजर आया। स्वागत कार्यक्रम के बाद से नितिन नवीन जो है वो मथुरा के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के लिए रवाना हो गया, जहां पर उन्होंने दर्शन पूजन भी किए। और इस धार्मिक यात्रा के दौरान पार्टी के कई नेता और समर्थक भी उनके साथ मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान माहौल जो है उत्साह, श्रद्धा और अनुशासन से भरा हुआ नजर आया। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं नितिन नवीन नोएडा पहुंचे हैं और ऐसे में पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं जो हैं वो मौके पर पहुंचे और फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। और ऐसे में जो कार्यकर्ता थे उनमें खासा उत्साह और जोश भी देखने को मिला। हर कोई बस अपने नेता की एक झलक पाने को बेहद ही आतुर नजर आया। स्वागत कार्यक्रम के बाद से नितिन नवीन जो थे वो मथुरा के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के लिए जहां उन्होंने दर्शन पूजन किए। तो वहीं नोएडा सहित पूरे दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि गणतंत्र दिवस से ठीक पहले नोएडा सहित पूरे एनसीआर में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शुक्रवार को मैदानी इलाकों में हुई बारिश के बाद से मौसम में अचानक से ही बदलाव देखने को मिला है, जिससे ठंड और अधिक बढ़ गई है। देर रात से चल रही शीतलहर के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। तेज ठंडी हवाओं ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है और लोग मजबूरी में अपने घरों में ही दुबकने को मजबूर हो गए हैं। सड़कों और बाजारों में आम लोगों की तुलना में सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में ठंड का असर और तेज हो सकता है, जिससे लोगों को और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली एनसीआर में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में बारिश के बाद से मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरबाज जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि कड़ाके की ठंड एक बार फिर से बारिश के बाद से दस्तक दे चुकी है। क्या कुछ अपडेट है अरबाज? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से कल शुक्रवार के सुबह से जो बारिश हो रही थी, कहीं ना कहीं उस वजह से कहीं ना कहीं ठंड बढ़ती नजर आ रही है। लोगों में कहीं ना कहीं घर पे रहने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि गणतंत्र दिवस से पहले भी नोएडा में समेत एनसीआर को ठंड ने चपेट में ले लिया। शुक्रवार को मैदानी इलाकों में बारिश के बाद अचानक ठंड बढ़ी थी। अनीता, अच्छा, ऐसे में अगर मैं प्रदूषण की बात करूं अरबाज, तो क्या कुछ प्रदूषण के हालात है इस टाइम? देखिए, प्रदूषण की बात की जाए तो प्रदूषण बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। लगभग अभी का जो स्तर है वो 180 है। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है जिस प्रदूषण से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिनको खांसी की प्रॉब्लम हो रही थी, जिनको आंखों में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से जो लोगों को राहत मिली है, प्रदूषण से तो राहत मिली है, लेकिन जो ठंड का प्रकोप बढ़ गया है उससे काफी लोगों को मामला इस तरीके का हुआ है कि लोग घर पर रहने पर मजबूर हो रहे हैं, आग जलाने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि शीतलहर बहुत ठंडी हवाओं के साथ चल रही है। तो क्या अरबाज कुछ अपडेट है कि ऐसा मौसम कब तक बना रहेगा और लोगों को इससे निजात कब तक मिलेगी? देखिए, आगे की बात की जाए तो अभी फिलहाल 16 और 17 जनवरी के घने कोहरे के साथ जो शीतलहर अलर्ट की जारी की गई थी, तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना थी। और आगे के जो बात की जाए कि आने वाले वक्तों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि बारिश की होने की संभावना लगातार बढ़ रही है। क्योंकि 2 दिन की बारिश बताई गई थी, लेकिन सिर्फ 1 दिन बारिश हुई और उसने ही इस तरीके से पूरे तरीके से ठंड नोएडा एनसीआर में ठंड का माहौल कर दिया है। लोग आग जलाने पर मजबूर हो गए हैं। कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि आने वाले वक्त और भी ज्यादा ठंडा होगा, क्योंकि बारिश की होने की संभावना है। मौसम विभाग लगातार नजर लगाए हुए है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अरबाज। बता दें कि गणतंत्र दिवस से ठीक पहले दिल्ली एनसीआर में एक बार मौसम ने फिर से करवट ली है और बारिश के बाद से ठंड जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि गणतंत्र दिवस से ठीक पहले नोएडा एनसीआर में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है
और ऐसे में लोग जो हैं घर में दुबकने को मजबूर हैं, जिसके साथ ही मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी है। तो वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि खबर जो है वो इंदिरापुरम से बताई जा रही है, जहां पर एक बार फिर से बड़ा सड़क हादसा हुआ है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह एक बड़ा सड़क हादसा उस समय हो गया जब एटीएस समिति के सामने तेज रफ्तार से दौड़ रही एक कार अचानक से ही अनियंत्रित हो गई। बेकाबू कार सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों में जाकर टकरा गई और टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और आसपास खड़ी अन्य गाड़ियां भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। और हादसे की आवाज सुनकर इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग जो है मौके पर जमा हो गए। ये घटना सुबह करीब 5 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार कार एक नाबालिग चला रहा था जो अपने कुछ दोस्तों के साथ पिता की कार लेकर बाहर निकल गया था और बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे थी। अत्यधिक गति के कारण चालक कार पर नियंत्रण नहीं रख सका और गाड़ी सीधे सड़क किनारे खड़ी एक प्राइवेट ओला कैब सहित 2 अन्य वाहनों में टकरा गई। टक्कर के बाद कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। उसके आगे का हिस्सा जो है वो बुरी तरह से पिचक गया है। हादसे के समय पास में खड़ी एक गाड़ी में मौजूदा युवक को हल्की चोटें आई हैं, जबकि राहत की बात ये रही कि किसी के जान नहीं गई है। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। नाबालिग के वाहन चालाने और इतनी गंभीर लापरवाही के मामले में पुलिस कानूनी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। तो वहीं गाजियाबाद में चोरी की एक घटना सामने आई है, जिसके बाद से इलाके में अफरा तफरी मची है। तो वहीं बताया जा रहा है कि चोर जो हैं वो नकदी लेकर फरार हो गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि गाजियाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली गेट पर इस रात बता दें कि देर रात चोरी की घटना सामने आई है, जिसने स्थानीय व्यापारियों और लोगों में चिंता बढ़ा दी है। अज्ञात चोर ने एक दुकान का शटर तोड़कर अंदर प्रवेश किया और गले में रखी लगभग 15,000 रुपए की नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। ये पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसमें चोरों की गतिविधियां साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जानकारी के अनुसार घटना जो है वो दिल्ली गेट चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर रात के सन्नाटे का फायदा उठाकर चोरों ने पहले दुकान का शटर तोड़ा और फिर भीतर घुसकर नकदी पर हाथ साफ कर लिया। चोरी के दौरान जब एक युवक ने चोरों को रोकना या फिर विरोध करने की कोशिश की तो उन्होंने उसे ईंट देकर डराया और धमकी देते हुए वहां से भाग निकले। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले भी इसी इलाके में एक सब्जी विक्रेता के साथ लूटपाट की घटना हो चुकी है, जिससे साफ है कि क्षेत्र में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लगातार हो रही चोरी और लूट की घटनाओं से इलाके के दुकानदारों और आम नागरिकों में डर का माहौल बना हुआ है। लोग रात के समय अपनी दुकानों और घरों की सुरक्षा के लिए चिंतित नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मामले की सुरक्षा और सूचना मिलने के बाद से कार्रवाई तेज कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करके मामले का खुलासा किया जाएगा। तो वही खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर वाहन चोरी की घटना को लेकर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में वाहन चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है और इसी क्रम में मुजफ्फरनगर पुलिस ने अपना विशेष अभियान ऑपरेशन सीज के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से इलाके में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 6 मोटरसाइकिल बरामद की है, जिन्होंने उन्हें अलग अलग स्थानों से चुराया था। पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचा कारतूस भी बरामद किए गए हैं, जिससे उनकी आपराधिक गतिविधियों की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। पूछताछ के दौरान बदमाशों ने चोरी की कई मोटरसाइकिलों को छुपाने के स्थान की जानकारी दी, जिसके आधार पर पुलिस ने कई इलाकों में बंद पड़ी एक फैक्ट्री में इन वाहनों को बरामद किया है। ये पूरा मामला मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन सीज के तहत आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी और वाहन चोरी में शामिल किसी भी आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा और इस कार्रवाई में क्षेत्र में सक्रिय वाहन चोर गिरोह में हड़कंप मच गया है और आम लोगों ने पुलिस की इस पहल पर राहत की सांस ली है। अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने हेतु जनपद मुजफ्फरनगर में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान ऑपरेशन सील के तहत चेकिंग के दौरान जनपद मुजफ्फरनगर की थाना मंसूरपुर पुलिस को
चेकिंग के दौरान दो साथी अभियुक्त सोनू और रीगन, जो कि क्रमशः हापुड़ और मेरठ के रहने वाले हैं, मिले। उनसे पूछताछ की गई और उनके जो बताया उन्होंने, उसके आधार पे 5 चोरी की बाइक बरामद की गई है। इनसे दोनों से एक एक असलहा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। अभी तक इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी नहीं हो पाई है। आपराधिक इतिहास की जानकारी करके और इनके द्वारा जो पूछताछ में जानकारी दी गई है, और भी बाइक बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। अपराध एवं अपराध। तो वहीं बीते दिनों जम्मू कश्मीर में हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले शहीद का पार्थिव शरीर जो है उसके गांव आ गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक बेहद ही दर्दनाक सड़क हादसे में देश की सेवा करते हुए शहीद भारतीय सेना का जवान रिंकल बालियान का पार्थिव शरीर जो है शनिवार को जब उनके पैतृक गांव लौटा तो पूरे गांव में मातम पसर गया। तिरंगे में लिपटे शहीद के अंतिम दर्शन के लिए गांव ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भारी संख्या के लोग भी उमड़ पड़े और हर कोई भारत माता की जय और शहीद अमर रहे के नारों से गांव जो है वो पूरी तरह से गूंज उठा और लोगों की आंखें नम हो गई। यह हादसा गुरुवार को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भद्रावा तांबा अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पर हुआ था, जहां पर भारतीय सेना का एक बुलेट प्रूफ वाहन जो है अचानक से ही अनियंत्रित होकर लगभग 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा और इस भयावह दुर्घटना में 10 जवानों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जबकि 11 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और इस हादसे में शहीद हुए वीर जवानों में हापुड़ जनपद का भी एक युवा नौजवान था, वो शामिल था। ऐसे में उसकी शहादत की खबर ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर डूब गई है। बता दें कि शहादत की सूचना मिलते ही गांव में मातम छा गया है और परिजन जो है वो गहरे सदमे में थे और ग्रामीण शुक्रवार रात से ही शहीद के पार्थिव शरीर के गांव पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन खराब मौसम के चलते इसमें देरी हो गई और शनिवार सुबह जैसे ही सेना के वाहन से शहीद का शव गांव पहुंचा, हर आंखों में आंसू छलक पड़ा और माहौल जो है वो पूरी तरह से भावुक हो गया। शहीद के अंतिम दर्शन के मौके पर प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सीओ पिलखुआ, अनीता चौहान, एसडीएम सदर और साथ ही थाना प्रभारी सहित कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। आसपास के गांव में भी बड़ी संख्या में लोग शहीद की अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे थे। शहीद की माता जो है मंजू देवी और पत्नी रिंकी को दुख देखकर हर व्यक्ति दिल से रो रहा था। ऐसे में गम और सम्मान के इस माहौल को लोगों ने शहीद की बहादुरी, कर्तव्यनिष्ठा और देश के प्रति समर्पण को याद करते हुए उन्हें नम किया और पूरे गांव में उनकी वीर सपूत को पूरे सैन्य सम्मान और गर्व के साथ अंतिम विदाई दी गई, जहां हर किसी की आंखें नम थी। सेना में भर्ती, हमारे फादर भी सेना में ही थे और उनकी देखा देखी फिर वो जैसे बताते थे हमको सेना में ये सब चीज होती है, तो अच्छा लगता था ये सब चीज सुन के। और परिवार हमारे ज्यादातर जो परिवार है वो आर्मी से बिलोंग करता है शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही। हाँ, और फिर उसके बाद 12th करने के बाद अपना जैसे गांव के बच्चे होते हैं अपनी खेती बाड़ी से ज्यादा जुड़े रहते हैं, तो अपना 12वीं करने के बाद फिर अपना फिजिकल पे ज्यादा ध्यान देते हैं वो, और अपना फिजिकल पे स्टार्टिंग से ही अच्छा था इसका, तो इस वजह से फिर अपना उसे कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अच्छा पढ़ने में अच्छा भी था, सब कुछ मतलब व्यवहार भी बहुत अच्छा था इसका, तो इस वजह से फिर आर्मी में गया था ये। मेरी मम्मी से बात हुई थी इनकी, 21 तारीख को हुई थी बात, तो शाम के टाइम फोन आया था उसका ऑपरेशन में जा रहे हैं ऐसे आया था। और उसके बाद फिर घर परिवार की बातें हुई, बच्चों की हुई, बच्चे इधर ही थे, और उसके बाद फिर कह रहे ठीक है चलो मैं कल करूँगा अपना फोन, अभी मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ ऐसे। उसके बाद फिर अपना 21 तारीख को शाम के टाइम फोन आया था, और सीओ साहब का फोन आया था, 4RR के सीओ का, 4:30 बजे करीब वो मम्मी पे ही आया था कि ऐसे ऐसे आपका बच्चा रिंकल बालियान वो कानवाई उससे आ रहे थे, कैस्पर में थे ये, वो प्रोटेक्शन वाले बंदों को लेकर आ रहे थे, तो उससे रास्ते में वो पहाड़ी थी, तो पहाड़ी से फिर बर्फ जम रही थी सर्दियों के टाइम पे वहाँ पे, तो गाड़ी डिसबैलेंस होने से फिर वो खाई में गिरी गाड़ी, जिसमें वो शहीद हो गया।
जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सड़क हादसे में शहीद हुए रिंकिल बालियान का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव भटेल पहुंचा। इस दौरान गांव में भारत माता की जय के नारे गूंज उठे, तो वहीं ग्रामीणों में और परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। रिंकिल बालियान का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके गांव पहुंचा, सभी की आंखें नम थी। वहीं देशभक्त और वीर सपूत रिंकिल बालियान को नम आंखों से ग्रामीणों ने और परिजनों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। डेली 24 भारत के लिए नदीम नकवी, हापुड़। सेना में वहीं नोएडा के सेक्टर 150 में युवराज की मौत के बाद से कई वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और ऐसे में एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें फायर विभाग की टीम के मौके पर पहुंचने और रेस्क्यू की कोशिश को देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उस समय का है जब दमकल विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे और युवराज की तलाश में जुट गए। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि फायर ब्रिगेड की टीम रस्सियों और बोट के साथ पानी में उतरी है और हालातों की गंभीरता को देखते हुए पूरी सतर्कता के साथ अभियान चलाती है। घने कोहरे के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद ही चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। फायर कर्मी टॉर्च की रोशनी के सहारे युवराज को खोजते हुए पानी में आगे बढ़ते भी दिखाई दे रहे हैं। कोहरे और कम दृश्य के कारण तलाश में काफी कठिनाई हो रही थी, फिर भी टीम लगातार प्रयास कर रही है। वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि घटनास्थल पर बड़ी संख्या में राहगीर और स्थानीय लोग मौजूद थे जो पूरी घटना को देख रहे थे और माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ था। करीब 3 मिनट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर घटना को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ये वीडियो नोएडा के सेक्टर 150 में हुई उस दुखद घटना से जुड़ा हुआ है जिसमें युवराज की जान चली गई थी। वायरल वीडियो ने एक बार फिर से इस हादसे की गंभीरता और रेस्क्यू के दौरान सामने आई चुनौतियों को उजागर कर दिया है। तो वहीं नोएडा में 3 दिनों का भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है जिसमें कई गणमान्य लोग और नेता भी मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि नोएडा में उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ उत्सव और उल्लास के साथ किया गया और इस आयोजन की शुरुआत नोएडा के सेक्टर 33 स्थित शिल्प हाट में की गई है, जहां बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम में गौतम बुद्ध नगर के सांसद जो हैं डॉक्टर महेश शर्मा, दादरी विधायक तेजपाल नागर और कमिश्नर जो हैं लक्ष्मी सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके साथ ही जनपद के कई गणमान्य व्यक्ति, प्रशासनिक अधिकारी और सामाजिक प्रतिनिधि भी समारोह का हिस्सा बने। मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया, जिसके बाद से सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियों की शुरुआत की गई। आयोजन स्थल के आकर्षण ढंग से सजाया गया था, जहां पर कई विभागों के स्टॉल भी लगाए गए थे और इसमें गौतम बुद्ध नगर पुलिस प्रशासन द्वारा लगाए गए स्टॉल लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम 24 जनवरी से शुरू होकर 26 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा और इस दौरान उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा, विकास और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और प्रस्तुतियां लगाई जाएंगी। ये गौरव और गौरव का विषय है कि उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य, विश्व में बहुत सारे देशों की जनसंख्या भी हमसे कम है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कॉमनवेल्थ के प्रोग्राम में कहा कि हम सिर्फ जनसंख्या की दृष्टि से बड़े नहीं, हम अपने संस्कारों की दृष्टि से भी, जितनी ऊंचाई हमने एक प्रदेश के रूप में, एक देश के रूप में प्राप्त करी है, उतनी गहरी हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति, हमारा गौरवमय इतिहास, हमारा अतीत और उज्जवल भविष्य, ये सपने जो हम देख रहे हैं, हम उसके कारण भी बड़े हैं। आज खास तौर पर उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयां छू रहा है। चाहे वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट की बात हो या जेवर में आने वाले एयरपोर्ट की बात हो या देश के कोने कोने से विभिन्न हमारे हाईवेज के माध्यम से, ईस्टर्न पेरिफेरल वे, इसमें गंगा एक्सप्रेस वे, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के माध्यम से, दिल्ली लखनऊ तक के मार्ग के माध्यम से हम जुड़े हों। आज भविष्य का शहर है ये गौतम बुद्ध नगर। आज भी हम पूरे देश में अव्वल है। मैं बधाई देता हूं आपके मीडिया के माध्यम से। ये गौरव और गौरव का विषय है कि उत्तर प्रदेश हमारे
तो वहीं क्रॉसिंग रिपब्लिक में बता दें कि बड़ा हादसा हो गया है, जहां पर मौके पर अफरा तफरी मच गई है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके के साथ ही बता दें कि दोपहर में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। हाई राइज इमारत की 16वें मंजिल पर पुताई का काम कर रहे एक दिहाड़ी मजदूर संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद से सोसाइटी परिसर में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो घटनास्थल पर जमा हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मृतक दिहाड़ी मजदूर का परिवार जो है पालन पोषण करता है और परिवार का एकमात्र कमाने वाला ये बताया जा रहा है। परिजनों ने ठेकेदार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि काम के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम नहीं किए गए थे। उनका कहना है कि यदि सुरक्षा की जरूरत उपकरण मौजूद होते तो ये हादसा टाला जा सकता था। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। 2026 को समय करीब 2:30 बजे के आसपास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर पीआरबी के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम संतोष पुत्र रामविलास, जो निवासी शाहजहांपुर है, हाल पता उसका टूटाहेड़ा क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद है, के द्वारा एक सोसाइटी में रंगाई पुताई की ठेकेदारी का काम किया जा रहा था और उसी वक्त उसके द्वारा 16वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली गई है। चश्मदीद गवाहों के बयान से ये प्रतीत होता है कि ये एक आत्महत्या का केस है। फिर भी शव को कब्जे में लेकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ठेकेदार खाने होते खाने दिहाड़ी काम कर रहे थे। अब मेरे बहनों तो उनसे खाने पूछ मारी पूछवाई कैसे गिरे। वे दिहाड़ी काम कर रहे थे। अब बोले अब जीना पत्ते खाने नीचे आएंगे भाई खाने बात करते थे खाने उन्हें ठेकेदारी काम करते थे भाई दिहाड़ी करते थे। रोज घर में लेके आते, रोज मेरे बच्चों ने कमाते थे आटा लेके किलो मैं घर वाले संतोष नहीं, मैं तो पेंट काम कर रहे थे, दिहाड़ी करते थे। शाहजहांपुर के रहने वाले हमारे घर में कचू नहीं, न हमारे घर में मड़ैया है, न खेत हुई न कचू हुई। बच्चों ने कहा पुलिस कुछ भी नहीं बोली, पुलिस कुछ भी नहीं कही। ठेकेदार क्या करेगा, उसने धक्का दिया। 2026 को समय करीब 2:30 बजे। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।